दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी और नंबर वन कंपनी है। कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट करती है, यानी ज़मीन अधिग्रहण से लेके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देती है और साथ में उसकी लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करती है। और इसी वजह से इसका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इस समय कंपनी के पास ऑर्डर इतने हैं कि आने वाले 2-3-4 साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में। कंपनी इस समय सरकारी टेंडर भी हासिल करने लगी है। तो क्या वाकई में अब सुजलॉन एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो स्मॉल कैप और एक पेनी स्टॉक हुआ करता था का स्टॉक 2-3 साल पहले, क्या वो सारा समय निकल चुका है? क्योंकि कंपनी कई बार डूबने की कगार पे आई थी, चाहे वो 2015 हो या फिर 2020 हो, लेकिन उन सब में सर्वाइव कर गई कंपनी। और अब जो कर्ज मुक्त हो चुकी है, क्या आने वाले समय कमाल करेगी? यहाँ पे अगस्त के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी भी की है। क्या हमें भी इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 83.42 पर रही है। अब आपको जैसे पता ही होगा कि 86 का इसने 52 का फ्रेश हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा ये हुआ कि स्टॉक 73 तक लो में चला गया। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब एक यहाँ से बाउंस बैक फिर देखने को मिलेगा और वैसा ही हुआ। 73 का जो लो बनाया था स्टॉक फिर से 83 तक पहुँच चुका है, यानी निचले लेवल से 10 रुपये का बड़ा जंप। और करेक्शन भी हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, यानी स्टॉक समय समय पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी तो स्टॉक के आगे बढ़ने की संभावना भी बन जाती है। इस स्टॉक ने लगातार लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न ही दिया है। पिछले 5 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। जिसने 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको 2636% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक 1-1.5 रुपये के आसपास था और तब से रेगुलर हमारे वीडियो बनी रहे सुजलॉन पे। पिछले 3 साल की बात करें उसने 1183% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने निवेश किया होगा 3 साल पहले उसको भी यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न मिला, क्योंकि 3 साल पहले इसकी प्राइस 7-8 रुपये के आसपास थी और काफ़ी समय तक रही। अब पिछले 1 साल में देखें तो 222% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया उसका रिटर्न 3 गुना हुआ है। पिछले 3 महीनों में भी देखें तो 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ ही रहा है। पिछले 1 महीने की भी अगर बात कर ले तो 5% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और यहाँ पे वन डे के हिसाब से 3% की तेज़ी है, यानी कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। जिस लेवल पे भी इसमें एंट्री की होगी उसको फ़ायदा ही हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो मार्च 2025 तक नई 35 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड हो सकती है सोलर और विंड के माध्यम से। यह एक अंदाज़ा लगा है जिस तरह से प्रोजेक्ट जो आने वाले इसमें साइन हुए उससे ये कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। और देख सकते हो कि 2030 तक जो सरकार का अपना गोल है उसको अचीव किया जा सकता है, यानी 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का। इस समय इंडिया देखें तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और लगातार देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और डिमांड जिस हिसाब से बढ़ी है कोल फायर पावर प्लांट की जनरेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ सोलर सेक्टर से और विंड सेक्टर से ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा भी नहीं किया जा सकता। इंडिया के अंदर देख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। तो इसमें सोलर सेक्टर, इसके अलावा देखें तो दूसरे विंड सेक्टर के भी योगदान है ही। काफ़ी बड़े सोलर फार्म्स यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें तो उतनी तेज़ी अभी बन नहीं पाई है, लेकिन अब आगे जाके संभावना पॉजिटिव बनेगी। सरकार ने इसके लिए पॉलिसीज़ में बदलाव किया है। इस समय पूरी दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया। और देख सकते हो कि इस समय आने वाले मार्च 2025 तक के लिए 30 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करने का और 5 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी 2025 तक ऐड हो जाएगी। और देख सकते हो कि इस साल के शुरुआत के जो 5 महीने उसमें देखें तो इंडिया ने 10 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड कर लिया, जिसके माध्यम से 153 गीगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय अब इससे शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। वैसे 2015 में गोल सेट किया था कि यहाँ पे 175 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2022 तक। उस गोल को समय पे नहीं उसको टच कर पाए, लेकिन अब सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द जो 500 गीगावाट का गोल है उसको अचीव किया जाए।
तो यहाँ पे करीब $386 बिलियन के निवेश की जरूरत पड़ेगी 2030 तक, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों के माध्यम से यहाँ पे निवेश लाया जाएगा। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ जिनका योगदान होगा, सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये उन्होंने कमिटमेंट किया कि वो इस सेक्टर में बहुत सारा निवेश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री 100 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड करने को बिल्कुल तैयार है 2030 तक, और अदानी ग्रीन एनर्जी ने भी 38.8 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड करने का कमिटमेंट किया है। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सुजलॉन ने सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर ली है और तेज़ी से EPC प्रोजेक्ट के तहत आगे कंपनी काम कर रही है। अब यहाँ पे देखो कि गुजरात रिन्यूएबल सेक्टर की एक लीडर स्टेट है और अपनी जो पोजीशन है वो आगे भी बना के रखेगी। और देख सकते हो कि जो सरकार का गोल है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का, उसमें एक बड़ा योगदान गुजरात का ही होगा। गुजरात के अंदर वो सारी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ की सरकार भी इस सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रही है। अभी ही पिछले दिनों देख सकते हो कि चौथा जो ग्लोबल विंड एनर्जी समिट भी गुजरात में ही हुआ है। तो आने वाले समय यहाँ से बहुत सारा निवेश की संभावना बनी। यहाँ पे सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, विंड एनर्जी के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और सरकार ने भी जो टेंडर जारी करने की जो अनाउंसमेंट किया उसमें तमिलनाडु और गुजरात को पहले चुना है जहाँ पे टेंडर जारी किए जाएंगे। तो ये समझ सकते हो कि चाहे सोलर हो या विंड एनर्जी सेक्टर, दोनों में ही गुजरात अपना जो दबदबा आगे भी जारी रह सकता है। तो यहाँ पे देखते हो कि जो MD है जयप्रकाश गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के, उनका कहना है कि इस समय 28+ गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी जो ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करते हैं गुजरात के लिए, और आउट ऑफ द इसमें के 14.5 गीगावाट जो है सोलर के माध्यम से ये ऊर्जा की ज़रूरत पूरी हो रही है। तो यहाँ पे 2023 के जो RE पॉलिसी लाई गई है गुजरात की, उसके माध्यम से 2030 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का लक्ष्य रखा है। यानी इंडिया की टोटल 500 गीगावाट की कैपेसिटी में अकेला गुजरात 100 गीगावाट की कैपेसिटी पाना चाहता है। यानी गुजरात में आने वाले समय बहुत सारे मौके निकल कर आएंगे, जिसका फ़ायदा सुजलॉन को हो सकता है। सुजलॉन गुजरात की एक सबसे मजबूत कंपनी है, और देख सकते कि यहाँ पे गुजरात लैंड एक्विजिशन के लिए भी पॉलिसीज़ में काफ़ी बदलाव किए गए, जिससे ज़मीन अधिग्रहण आसानी से हो सकता है, जिससे प्रोजेक्ट लगाने में आसानी होगी। बहुत सारी कंपनियां गुजरात में निवेश करना चाहती है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन के लिए संभावना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक्सपर्ट इसके लॉन्ग टर्म टारगेट 100 से 140 के दे रहे हैं, यानी स्टॉक 140 तक आराम से जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात करें तो उनको 85 से 90 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी कि कुछ कंसोलिडेटेड हो सकता है स्टॉक इस लेवल पे, लेकिन जल्दी 140 तक जा सकता है। यानी काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं। तो HSBC मिड कैप ने यहाँ पे 685 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे देख लो कि उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ने 379 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नहीं बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 307 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ है, ये निवेश पहले से है। इसके अलावा इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 195 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी बदलाव नहीं हुआ है। कैनरा रेबेको मिड कैप डायरेक्ट ने 62.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग अनचेंज है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ने 185 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने 19.95% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन बेसिस पे कम कर ली है, यानी उनका कुछ निवेश कम हुआ है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर ने 182 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ने 159 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 12.87% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। इन्वेस्टको इंडिया फोकस फंड ने 158 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। UTI मिड कैप डायरेक्ट ने 154 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वो बने हुए, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस की तरफ से कुछ अपनी होल्डिंग बेची गई है। बाकी मोतीलाल ओसवाल का काफ़ी अच्छा निवेश है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे फिर शानदार तेज़ी बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।